जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, तब एक आवाज गूंजी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह आवाज थी उस महान क्रांतिकारी की जिन्हें दुनिया आज सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानती है। इस महान क्रांतिकारी का जन्म 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जीवन अनगिनत रहस्यों और रोमांचक पलों से भरा हुआ है। सुभाष चंद्र की मौत एक बहुत बड़ा रहस्य है जो अब तक अनसुलझा हुआ है। बचपन से ही उनके भीतर देशभक्ति का जज्बा कूट कूट कर भरा था। उनकी निर्भीकता का एक किस्सा उनके छात्र जीवन का है जो आज भी रोंगटे खड्डे कर देता है। 1909 से 1913 के बीच उन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी की थी। इनकी स्कूल की घटना जो आपको इनकी सोच से वाकिफ कराएगी। एक दिन सुभाष चंद्र अपनी कक्षा में सबसे आगे वाली सीट पर बैठे थे, तभी एक अंग्रेज शिक्षक कक्षा में आया। उसे एक हिंदुस्तानी बच्चे का पहली सीट पर बैठना नागवार गुजरा, क्योंकि वह चाहता था कि उस सीट पर कोई अंग्रेज बच्चा बैठे। पक्षपात और अहंकार में डूबे उस शिक्षक ने चिल्लाकर सुभाष को पीछे जाने का आदेश दिया। इतना ही नहीं, उसने नस्ल भेदी टिप्पणी करते हुए सुभाष को काला बंदर कहकर संबोधित किया और उन्हें मारने के लिए अपना हाथ उठाया। इससे पहले कि अंग्रेज शिक्षक का हाथ सुभाष तक पहुंचता, सुभाष के भीतर का स्वाभिमान जाग उठा। उन्होंने पलक झपकते ही उस शिक्षक को 2-3 करारे थप्पड़ जड़ दिए। पूरी कक्षा सन्न रह गई। शिक्षक चाहकर भी उस वक्त कुछ न कर सका। वहाँ उस अंग्रेज शिक्षक और एक अंग्रेज छात्र के अलावा बाकी सभी छात्र हिंदुस्तानी थे, जिन्हें वह शिक्षक ब्लैक मंकी कहता था। उन सभी की आंखों में अपने साथी सुभाष चंद्र के लिए गर्व और अंग्रेजों के प्रति आक्रोश था। अकेले पड़ जाने के डर और सुभाष के फौलादी साहस के सामने उस अंग्रेज शिक्षक की बोलती बंद हो गई। यह घटना साबित करती है कि सुभाष चंद्र बोस ने कभी भी अन्याय के सामने सिर झुकाना नहीं सीखा था। उस शिक्षक को थप्पड़ मारने की घटना का परिणाम यह हुआ कि सुभाष चंद्र बोस को 2 साल के लिए स्कूल से निकाल दिया गया। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि सुभाष को इस बात का जरा भी दुख नहीं था। उनके चेहरे पर पछतावा नहीं, बल्कि एक संतोष था कि उन्होंने अन्याय और अपने देश के अपमान के खिलाफ आवाज उठाई थी। वे खुश थे कि उन्होंने उस अंग्रेज शिक्षक का गुरूर मिट्टी में मिला दिया था। लेकिन बेटे के भविष्य को लेकर चिंतित उनके पिता राय बहादुर जानकीनाथ बोस ने बहुत संघर्ष और कोशिशों के बाद सुभाष का दाखिला दूसरे स्कूल स्कॉटिश चर्च कॉलेज में कराया। इस स्कूल की सबसे खास बात यह थी कि यहाँ पढ़ाई के साथ साथ मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी जाती थी। सैन्य प्रशिक्षण की बात सुनकर सुभाष की खुशी का ठिकाना न रहा। उनके लिए यह केवल एक ट्रेनिंग नहीं, बल्कि देश की सेवा के लिए खुद को तैयार करने का एक सुनहरा अवसर था। उन्होंने अपनी पढ़ाई और मिलिट्री ट्रेनिंग दोनों को पूरी शिद्दत और अनुशासन के साथ किया। अपनी कड़ी मेहनत के बल पर उन्होंने न केवल सैन्य कला सीखी, बल्कि अपनी बीए दर्शन शास्त्र की पढ़ाई भी शानदार अंकों के साथ पूरी की। बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद सुभाष के पिता राय बहादुर जानकीनाथ बोस चाहते थे कि उनका बेटा उस समय की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा ICS इंडियन सिविल सर्विस दे, लेकिन सुभाष इसके सख्त खिलाफ थे। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया, मैं अंग्रेजों की गुलामी या उनकी नौकरी कभी नहीं करूंगा। उनके पिता जानकीनाथ जी जानते थे कि सुभाष अपने सिद्धांतों के पक्के हैं और उन्हें सीधे तौर पर मनाना मुश्किल है। उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक चाल चली और बात बनाते हुए कहा, सुभाष, मुझे लगता है कि तुम इस परीक्षा से इसलिए बच रहे हो क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम अंग्रेजों के मुकाबले इस कठिन परीक्षा को पास नहीं कर पाओगे। अपने स्वाभिमान और काबिलियत पर उठते सवाल को सुभाष सहन नहीं कर सके। उन्हें गुस्सा भी आया और उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। वे केवल अपनी योग्यता साबित करने के लिए 1919 में लंदन चले गए। वहां उन्होंने न केवल परीक्षा दी, बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जब 1920 परीक्षा का परिणाम आया तो सुभाष चंद्र बोस ने पूरे विश्व में चौथी रैंक हासिल की थी। उस समय चौथी रैंक लाने वाले वे पहले भारतीय थे। उन्होंने साबित कर दिया कि भारतीय प्रतिभा किसी भी अंग्रेज से कम नहीं है। ICS की परीक्षा में चौथी रैंक हासिल करने के बाद सुभाष अब एक बड़े अधिकारी IAS बन चुके थे। सुख सुविधाएं और ऊंचा पद उनके कदमों में था। कहते हैं ना, एक घटना इंसान की पूरी जिंदगी को बदल देती है। बस कुछ ऐसा ही सुभाष चंद्र बोस के साथ हुआ, जो उनकी जिंदगी को ही पलट कर रख दिया। हुआ ऐसा कि एक शाम जब सुभाष लंदन के एक सुंदर पार्क में टहल रहे थे तो वहां के दृश्य ने उन्हें गहरे सोच में डाल दिया। उन्होंने देखा कि पार्क में अंग्रेज बच्चे सुंदर कपड़ों में हंसते खेलते दौड़ रहे हैं। अंग्रेज परिवार खुशहाली के साथ आपस में गपशप कर रहे हैं और चारों ओर संपन्नता और हंसी का माहौल है। उस चमक धमक वाले दृश्य को देखते ही सुभाष की आंखों के सामने भारत की तस्वीर उभर आई। उन्हें याद आया अपना देश भारत
जहां बच्चे फटे पुराने कपड़ों में नंगे बदन धूल में खेलते थे, जहां हर इंसान के चेहरे पर गरीबी का दुख और आंखों में लाचारी थी। उन्हें याद आया कि कैसे भारत की जनता भूख से तड़प रही थी, जबकि उन्हें लूटने वाले अंग्रेज यहाँ इतनी शान और खुशी से रह रहे थे। ये सोचकर सुभाष का मन कचोटने लगा कि जिस व्यवस्था ने उनके देश को कंगाल बना दिया, वे उसी व्यवस्था का हिस्सा बनकर कैसे रह सकते हैं। उनका अंतर्मन चीख उठा कि वे अपनों को लूटने वालों की चाकरी नहीं करेंगे। उसी क्षण उन्होंने फैसला किया, मैं अंग्रेजों की दी हुई इस ऐशो आराम की नौकरी को ठोकर मारता हूँ। सुभाष ने 1921 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अंग्रेज सरकार हैरान थी कि कोई भारतीय इतनी बड़ी नौकरी कैसे छोड़ सकता है, लेकिन सुभाष के लिए देश का स्वाभिमान सबसे ऊपर था। वे सब कुछ छोड़कर भारत लौट आए ताकि देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद करा सकें। 1921 में जब सुभाष आईसीएस की नौकरी छोड़कर भारत लौटे तो उनके मन में केवल एक ही लक्ष्य था, देश की सेवा। मुंबई पहुंचते ही वे सबसे पहले महात्मा गांधी से मिले। गांधी जी ने उन्हें कोलकाता जाकर चित्तरंजन दास देशबंधु के साथ काम करने की सलाह दी। सुभाष चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। उनके मार्गदर्शन में सुभाष ने युवाओं को संगठित करना शुरू किया। 1922 में चौरा चोरी हत्याकांड के कारण महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस घटना के बाद पूरे देश के युवाओं में एक तरह की निराशा फैल गई थी। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा देने की जरूरत है। वे जानते थे कि जब तक देश का युवा जागरूक और संगठित नहीं होगा, तब तक अंग्रेजों को भारत से बाहर नहीं निकाला जा सकता। दिसंबर 1923 में काकीनाडा में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किया गया। अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को इसका अध्यक्ष चुना गया। उद्देश्य युवाओं के भीतर राष्ट्रवाद की भावना भरना, उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत बनाना और राजनीति में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। इस संगठन के माध्यम से सुभाष बाबू ने एक ऐसी मांग उठाई जो उस समय के बड़े नेताओं के लिए भी बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने युवाओं के बीच पूर्ण स्वराज का विचार रखा। उस समय कांग्रेस का एक धड़ा डोमिनियन स्टेटस, अंग्रेजों के अधीन स्वशासन, मतलब आधी आजादी देने की बात कर रहा था। लेकिन सुभाष बाबू की युवा कांग्रेस ने साफ कर दिया कि उन्हें आधी नहीं, पूरी आजादी चाहिए। सुभाष बाबू ने बंगाल में युवा आंदोलनों को इतनी तेजी से फैलाया कि देखते ही देखते हजारों छात्र उनसे जुड़ गए। उन्होंने युवाओं के लिए व्यायामशालाएं, अध्ययन समूह और स्वयंसेवक दल बनाए। उनका मानना था कि एक क्रांतिकारी को मानसिक रूप से जितना तेज होना चाहिए, शारीरिक रूप से उतना ही मजबूत भी। युवाओं के बीच सुभाष चंद्र बोस की इस बढ़ती लोकप्रियता ने ब्रिटिश सरकार की नींद उड़ा दी। उन्हें लगने लगा कि यह संगठन भविष्य में एक बड़ी सशस्त्र क्रांति का आधार बन सकता है। इसी के परिणाम स्वरूप आने वाले वर्षों में अंग्रेजों ने सुभाष बाबू की गतिविधियों पर और भी कड़ा पहरा लगाना शुरू कर दिया। 1923 की यह शुरुआत ही थी जिसने आगे चलकर फॉरवर्ड ब्लॉक और आजाद हिंद फौज का रास्ता तैयार किया। सुभाष बाबू ने देश को यह समझा दिया था कि युवा किसी भी देश की रीढ़ होते हैं और अगर रीढ़ मजबूत हो तो देश झुक नहीं सकता। सुभाष केवल भाषण देने वाले नेता नहीं थे, वे एक कुशल प्रशासक भी थे। 1924 में वे कोलकाता नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO बने। उन्होंने शहर की सूरत बदल दी और गरीबों के लिए काम किया। लेकिन अंग्रेजों को उनका यह बढ़ता प्रभाव पसंद नहीं आया और उन्हें मांडले जेल, बर्मा भेज दिया गया। जेल की दीवारों ने उनके शरीर को तो कष्ट दिया, लेकिन उनके हौसले को और मजबूत कर दिया। 1938 में सुभाष चंद्र बोस को निर्विरोध कांग्रेस का अध्यक्ष हरिपुरा अधिवेशन चुना गया। उन्होंने देश की योजना बनाने के लिए नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई। 1939 में वे दोबारा अध्यक्ष चुने गए, त्रिपुरी अधिवेशन। लेकिन गांधी जी के साथ वैचारिक मतभेदों के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनका मानना था कि अंग्रेज केवल बातों से नहीं बल्कि शक्ति से भारत छोड़ेंगे। 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। अंग्रेजों ने सुभाष बाबू को कोलकाता के उनके एल्गिन रोड वाले घर में नजरबंद कर दिया था। घर के बाहर 24 घंटे पुलिस का कड़ा पहरा था। नेताजी ने समझ लिया था कि घर में कैद रहकर वे देश को आजाद नहीं करा पाएंगे। उन्होंने बाहर निकलने के लिए एक गुप्त योजना बनाई और कई हफ्तों तक दाढ़ी बढ़ाई ताकि उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाए। 17 जनवरी 1941 की आधी रात का समय था। नेताजी ने एक बीमा एजेंट मोहम्मद जियाउद्दीन का भेष धरा। उन्होंने लंबी शेरवानी, ढीला पजामा और एक गोल मुस्लिम टोपी पहनी। उन्होंने अपनी चश्मा उतार दिया ताकि चेहरा पूरी तरह बदला हुआ लगे। रात के लगभग 1
5:30 बजे उनके भतीजे शिशिर कुमार बोस ने अपनी पुरानी वॉन्डरर कार निकाली। नेताजी पिछली सीट पर बैठे। पुलिस को चकमा देने के लिए उन्होंने इंजन बहुत धीरे से चालू किया। वे कोलकाता से निकले और अंधेरी रातों में गाड़ी चलाते हुए बिहार के धनबाद गोमोह पहुंचे। गोमोह रेलवे स्टेशन से उन्होंने कालका मेल पकड़ी और दिल्ली होते हुए पेशावर, अब पाकिस्तान में है, पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात अकबर शाह और भगत राम तलवार से हुई। अब सफर और भी खतरनाक था। उन्हें पैदल और खच्चरों पर सवार होकर ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों के रास्ते अफगानिस्तान की सीमा पार करनी थी। अफगानिस्तान पहुंचने पर पकड़े जाने का डर और बढ़ गया। वहां की पुलिस से बचने के लिए उन्होंने गूंगे और बहरे होने का नाटक किया ताकि किसी को उनकी भाषा या लहजे पर शक न हो। वे कई दिनों तक एक साधारण सराय में रहे जहां गंदगी और ठंड बहुत थी, लेकिन उनका लक्ष्य अडिग था। काबुल में इतालवी दूतावास की मदद से उन्हें ऑरलैंडो मेसोटा के नाम से एक जाली पासपोर्ट मिला। वहां से वे रूस, सोवियत संघ होते हुए अप्रैल 1941 में बर्लिन, जर्मनी पहुंचे। जब दुनिया को पता चला कि नेताजी भारत से निकलकर जर्मनी पहुंच चुके हैं, इस बात से ब्रिटिश हुकूमत के पैरों तले जमीन खिसक गई। मई 1942 में सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर से हुई। यह मुलाकात बहुत चर्चा में रहती है। जब नेताजी हिटलर से मिलने गए तो हिटलर ने अपनी सुरक्षा के लिए अपने जैसे दिखने वाले कई हमशक्ल रखे थे। कहा जाता है कि नेताजी ने असली हिटलर को पहचान लिया और उससे हाथ मिलाते ही कहा, मैं सुभाष हूँ, क्या मैं असली हिटलर से बात कर रहा हूँ? उनकी इस पारखी नजर को देखकर हिटलर दंग रह गया था। नेताजी ने बिना डरे हिटलर की आंखों में आंखें डालकर बात की। हिटलर ने अपनी किताब मीन कैम्फ में भारतीयों के बारे में कुछ अपमानजनक बातें लिखी थीं। नेताजी ने हिटलर से साफ कहा कि वह उन शब्दों को हटाए। नेताजी ने हिटलर से भारत की आजादी के लिए समर्थन मांगा। हिटलर नेताजी के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उन्हें नेताजी कहकर संबोधित किया और हर संभव तकनीकी मदद का वादा किया। हिटलर से सुभाष चंद्र ने 50,000 सैनिक की मांग की। हिटलर ने कहा, जर्मनी में रखकर सैनिक तैयार करके भारत जाने में और युद्ध करने में कठिनाई होगी। इसीलिए हिटलर ने सुभाष चंद्र को जापान भेज दिया, क्योंकि जापान में भी हिटलर का ही कब्जा था कुछ क्षेत्र में, और दोनों की इसी बात पर सहमति हो गई। पर हिटलर ने केवल 3,000 सैनिक ही दिए और यहीं से क्रांति की शुरुआत हुई। जर्मनी में रहते हुए नेताजी ने महसूस किया कि भारत की जनता तक अपनी बात पहुंचाना जरूरी है। 1942 में उन्होंने आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की। जब पहली बार रेडियो पर आवाज गूंजी, मैं सुभाष चंद्र बोस बोल रहा हूं, तो पूरे भारत में बिजली सी दौड़ गई। अंग्रेजों ने अफवाह फैला दी थी कि नेताजी की मृत्यु हो गई है, लेकिन रेडियो पर उनकी आवाज सुनकर भारतीयों का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच गया। यही वह समय था जब नेताजी ने जय हिंद का नारा दिया, जो आज भी हमारे देश का राष्ट्रीय अभिवादन है। उन्होंने वहां भारतीय युद्ध बंदियों को इकट्ठा किया और उन्हें देश के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। जर्मनी से जापान जाने का रास्ता बहुत खतरनाक था, क्योंकि समुद्र में ब्रिटिश नौसेना का कब्जा था। नेताजी ने एक जर्मन पनडुब्बी U-180 में सफर शुरू किया। महीनों तक वे समुद्र के नीचे रहे। बीच समुद्र में वे जर्मन पनडुब्बी से निकलकर एक जापानी पनडुब्बी I-29 में सवार हुए। इतिहास में यह अपनी तरह का एकमात्र वाकया है जब युद्ध के दौरान दो देशों की पनडुब्बियों ने बीच समुद्र में किसी नागरिक का तबादला किया हो। जापान पहुंचने के बाद नेताजी ने जो किया, उसने भारतीय इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने बिखरी हुई शक्ति को एक मुट्ठी में बांधा और उसे नाम दिया। 21 अक्टूबर 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना की और 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने नेताजी ने अपनी सेना का निरीक्षण किया और पहली बार दिल्ली चलो का नारा दिया। उन्होंने भारतीयों से अपील करते हुए अपना सबसे प्रसिद्ध वादा किया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस एक नारे ने हजारों युवाओं, महिलाओं और यहाँ तक कि बच्चों को भी सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित कर दिया। नेताजी दुनिया के उन पहले सेनापतियों में से एक थे जिन्होंने महिलाओं की एक लड़ाकू रेजिमेंट बनाई। उन्होंने इसका नाम रानी झांसी रेजिमेंट रखा और इसकी कमान कैप्टन लक्ष्मी सहगल को सौंपी। उनका मानना था कि आजादी की लड़ाई में भारत की बेटियों का योगदान उतना ही जरूरी है जितना बेटों का। जापानी सेना की मदद से आजाद हिंद फौज ने बर्मा, म्यांमार के रास्ते भारत की ओर कूच किया। सबसे पहले इस सेना के द्वारा इम्फाल और कोहिमा का युद्ध, यह युद्ध इतिहास के सबसे भीषण युद्धों में से एक माना जाता है। 14 अप्रैल 1944 को आजाद हिंद फौज के कर्नल शौकत अली ने मणिपुर के मोइरांग में पहली बार भारत की मुख्य भूमि पर तिरंगा फहराया। अंग्रेजों के पांव उखड़ने लगे थे। आजाद हिंद फौज जीत के करीब थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मणिपुर के जंगलों में भारी बारिश शुरू हो गई, जिससे रसद, खाना और गोला बारूद की सप्लाई रुक गई। जंगलों में सैनिकों को मलेरिया और पेचिश जैसी बीमारियों ने घेर लिया। इसी बीच अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिरा दिए, जिससे जापान को युद्ध से पीछे हटना पड़ा। बिना हवाई मदद और रसद के आजाद हिंद फौज को पीछे हटने का आदेश देना पड़ा।
पीछे हटते समय भी नेताजी का हौसला नहीं टूटा। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, दुनिया की कोई भी ताकत भारत को अब ज्यादा दिन गुलाम नहीं रख सकती। हम भले ही यह जंग हार गए हों, लेकिन हमने आजादी का रास्ता खोल दिया है। भले ही सेना सैन्य रूप से हार गई थी, लेकिन जब युद्ध के बाद INA के अधिकारियों सहगल, ढिल्लों और शाहनवाज पर लाल किले में मुकदमा चला, तो पूरी भारतीय सेना जो अंग्रेजों के लिए काम करती थी के भीतर विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह ने अंग्रेजों को समझा दिया कि अब वे भारतीयों के दम पर भारत पर राज नहीं कर सकते। जापानी रिपोर्टों के अनुसार 18 अगस्त की दोपहर नेताजी एक जापानी सैन्य विमान नवासी से 2 टाइप सल्ली से मंचूरिया की ओर जा रहे थे। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद विमान का इंजन खराब हो गया और वह दुर्घटनाग्रस्त होकर आग की लपटों में गिर गया। कहा जाता है कि नेताजी के कपड़े पूरी तरह आग की चपेट में आ गए थे। उन्हें ताइपे के एक सैन्य अस्पताल ले जाया गया, जहां रात को उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके साथी कर्नल हबीबुर रहमान उनके साथ थे। उनकी अस्थियां जापान के रेंकोजी मंदिर में रखी गई हैं। भारत के करोड़ों लोगों और खुद नेताजी के परिवार के कई सदस्यों ने इस कहानी पर कभी यकीन नहीं किया। इसके पीछे कई कारण थे। हादसे के बाद या अस्पताल में नेताजी की कोई भी तस्वीर सार्वजनिक नहीं की गई। उस दिन ताइपे के हवाई अड्डे के रिकॉर्ड में किसी विमान दुर्घटना का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिला। कई लोगों का मानना था कि कर्नल हबीबुर रहमान ने नेताजी को सुरक्षित निकालने के लिए मौत की झूठी कहानी रची थी। भारत सरकार ने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए 3 बार जांच बैठाई। शाहनवाज समिति 1956, इन्होंने विमान हादसे की बात को सही माना। खोसला आयोग 1970, इन्होंने भी हादसे की पुष्टि की। मुखर्जी आयोग 1999, इस आयोग ने सबको चौंका दिया। जस्टिस मुखर्जी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि विमान हादसा हुआ ही नहीं था और रेंकोजी मंदिर में रखी अस्थियां नेताजी की नहीं है। हालांकि सरकार ने इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। एक सबसे लोकप्रिय दावा यह है कि नेताजी रूस चले गए थे और बाद में भारत लौटकर उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक साधु के रूप में रहे, जिन्हें गुमनामी बाबा या भगवान जी कहा जाता था। सबूत, उनकी मृत्यु के बाद उनके कमरे से जो सामान मिला उसमें नेताजी के परिवार की तस्वीरें, गोल चश्मा और विदेशी पत्रिकाएं शामिल थीं। हस्तलिपि विशेषज्ञों का मानना था कि गुमनामी बाबा और नेताजी की लिखावट में बहुत समानता थी। नेताजी की मृत्यु आज भी एक विवादित विषय है, लेकिन एक बात सच है, चाहे वे उस विमान हादसे में शहीद हुए हों या गुमनामी में रहे हों, उनका विचार और उनकी वीरता आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है।